पंजाब के कोहरे में लिपटी ये कहानी उन मर्डर्स की है जिनका सुराग पुलिस की फाइलों में नहीं बल्कि किरदारों के दफन अतीत में छिपा है। हर मोड़ पर एक नया शक पैदा होता है। क्या कातिल वो है जो आंखों के सामने है या वो जो 20 सालों से एक साए की तरह अंधेरे में कैद था। रिश्तों की कड़वाहट और अपनों के दिए हुए गहरे जख्म इस रहस्य को इतना उलझा देते हैं कि सच और झूठ के बीच का अंतर मिट जाता है। जैसे जैसे कोहरा छटता है, सस्पेंस की पड़ते एक ऐसे खौफनाक सच की ओर ले जाती है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मर्डर किसने किया, बल्कि ये है कि उस कोहरे में और कितने राज दबे हुए हैं। कहानी की शुरुआत एक बुजुर्ग औरत से होती है। वो सुबह सुबह पूजा करके अपने घर लौटती है। उनके घर में मवेशियों के रहने के लिए एक जगह बनी होती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी बेटी काव्या की लाश वहीं पड़ी हुई थी। देखने से ऐसा लगता है कि किसी लोहे के रॉड या नुकीली चीज से गोद कर उसे मारा गया है। जैसे ही मर्डर की खबर फैलती है, पुलिस इंस्पेक्टर धनवंत तुरंत अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचती है। धनवंत के आने से पहले ही उनके 2 असिस्टेंट वहां पहुंच चुके होते हैं, जिनमें से एक कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि अमरपाल भी है। मौके पर पहुंचते ही धनवंत गुस्सा हो जाती है। वो देखती है कि वहां पर मवेशियों की वजह से सारे एविडेंस खराब हो रहे हैं। वो अपने असिस्टेंट को डांटती है और जगह को साफ करने के लिए बोलती है। तभी एक अजीब बात होती है। बात करते करते इंस्पेक्टर धनवंत को अचानक उल्टी होने लगती है। उनका असिस्टेंट तुरंत पानी लाता है। धनवंत अपना मुंह साफ करती है, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लेकिन तभी वहां मरने वाली लड़की काव्या का भाई विशाल भागता हुआ आता है। वो अपनी बहन की लाश को देखना चाहता है, लेकिन पुलिस वाला अमरपाल उसे रोक देता है क्योंकि वहां सबूत बिखरे हुए हैं और वो क्राइम सीन को खराब होने नहीं देना चाहता। अमरपाल विशाल से पूछता है कि जब उसकी बहन का मर्डर हुआ तो वो कहाँ था। विशाल बताता है कि वो और उसकी पत्नी माया बगल के गांव में एक मंदिर के उत्सव में गए थे। पुलिस इस बात को नोट कर लेती है। जब पुलिस पूछती है कि घर में और कौन था, तो पता चलता है कि यहाँ एक नौकर काम करता था, लेकिन वो भी गाँव के उत्सव के लिए छुट्टी लेकर चला गया है। पुलिस आदेश देती है कि उस नौकर को तुरंत ढूंढ कर लाया जाए। जांच के दौरान पुलिस को जमीन पर खून के निशानों वाला पैरों का एक रास्ता दिखता है। उन्हें समझ आ जाता है कि कातिल इसी रास्ते से भाग गया है। जब वो मरने वाली लड़की काव्या के सामान की तलाशी लेते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके पति का नाम दीपक है। पुलिस विशाल की पत्नी माया से पूछताछ करती है। माया बताती है कि काव्या और उसका पति दीपक के बीच अनबन चल रही थी, इसीलिए काव्या ससुराल छोड़कर यहाँ अपने मायके रहने आ गई थी। इसी दौरान एक आदमी विशाल से मिलने आता है और पैसों के लिए झगड़ा करने लगता है। पता चलता है कि विशाल ने उससे काफी उधार ले रखा है। विशाल उसे जल्दी से पैसे देने का वादा करके वहां से भगा देता है। अमरपाल ऊपर से ये सब देख रहा था और उसे विशाल पर शक होने लगता है। तभी पुलिस का एक सदस्य चिल्लाकर बोलता है कि उसने काव्या को पहले कहीं देखा है। वो इंटरनेट पर चेक करता है और बताता है कि काव्या सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी। वो सिद्धू नाम के एक इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर वीडियोस बनाती थी। पुलिस को लगता है कि अगर इस सिद्धू को पकड़ लिया जाए तो मर्डर का राज खुल सकता है। इंस्पेक्टर धनवंत अपने सीनियर से पूछती है क्या वो अपने असिस्टेंट अमरपाल को बदल सकती है, लेकिन सीनियर ऑफिसर मना कर देते हैं और बोलते हैं वो एक काबिल ऑफिसर है, धीरे धीरे तालमेल बैठ जाएगा। दोनों को साथ मिलकर ही ये केस सुलझाना होगा। पुलिस को सिद्धू का पता नहीं चल पा रहा था। अमरपाल उसके एक दोस्त को पकड़ता है जो खुद भी एक इन्फ्लुएंसर है। वो दोस्त डरते हुए बोलता है मुझे नहीं पता सिद्धू कहाँ है, पर उसके पिता शहर में ही है, आप उनसे पूछ लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ धनवंत मरने वाली लड़की काव्या की एक सहेली से मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन उस सहेली का पति बहुत गुस्से वाला था। उसे अपनी पत्नी का काव्या से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी पत्नी को खाना बनाने के बहाने अंदर भेज देता है और धनवंत को डांटते हुए बोलता है मैडम यहाँ दोबारा मत आना। काव्या एक छोटी उम्र के लड़के सिद्धू के साथ रील्स बनाती थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसी लड़की के बारे में पूछने के लिए मेरे घर मत आइए। केस के बीच में अमरपाल की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है। उसकी पत्नी का नाम सिल्की है। सिल्की उसे याद दिलाती है कि उसकी भाभी के गोद भराई का फंक्शन है और उन्हें गिफ्ट खरीदने जाना है। वही इंस्पेक्टर धनवंत जब घर लौटती है तो उसका पति घर पर नहीं होता। वो अकेले खाना खाकर सो जाती है। आधी रात को जब पति नहीं आता तो वो कार लेकर उसे ढूंढने निकलती है। वो शराब की हर दुकान चेक करती और आखिर में उसका पति नशे में धुत मिलता है। वो उसे चुपचाप घर ले आती है, जिससे पता चलता है कि उसका वैवाहिक जीवन भी काफी तनाव में है। अगले दिन धनवंत उस सहेली से घर के बाहर छिपकर मिलती है। सहेली बताती है कि वो और काव्या स्कूल के समय से अच्छे दोस्त हैं। वो बोलती है काव्या अपने पिता से तो अलग हो गई थी, पर अपने बच्चों से दूर रहना
उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसी दुख को भुलाने के लिए उसने रील्स बनाना शुरू किया। वो उस कम उम्र के लड़के सिद्धू के करीब आ गई थी और दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ चल रहा था। इंस्पेक्टर धनवंत उस सहेली से पूछती है, क्या काव्या के पति ने गुस्से में आकर ये सब किया होगा? सहेली बोलती है, मुझे नहीं पता मैडम, मुझे देरी हो रही है, और फिर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अमरपाल सिद्धू के पिता को पकड़ता है, जो एक पादरी के यहाँ काम करते हैं। पिता बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है, लेकिन जांच में पता चलता है कि पिता ने हाल ही में सिद्धू को पैसे दिए थे। अमरपाल कड़ाई से पूछता है, जब पता नहीं बेटा कहाँ है तो पैसे कैसे दिए, सच बताओ। पिता डरते हुए बोलते हैं, साहब बस पैसे दिए थे और कुछ नहीं पता। तभी घर में एक गंदी बदबू आती है। पिता बोलते हैं, ये सिद्धू के जूतों की बदबू है। अमरपाल सबूत के तौर पर वो जूते अपने साथ ले लेता है। अब उस नौकर से पूछताछ की जाती है जो घटना के समय गाँव गया था। धनवंत पूछती है, जाने से पहले क्या तुमने कुछ अजीब देखा था? नौकर बताता है, हाँ मैडम, मैंने एक लड़के को काव्या से झगड़ते देखा था। जब उसे सिद्धू की फोटो दिखाई गई तो वो पहचान लेता है। नौकर कहता है, उसने सुना था कि काव्या चिल्ला रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। झगड़े के बाद लड़का बाइक लेकर चला गया और काव्या ने नौकर से कहा, ये बात भाई को मत बताना। नौकर का मानना है कि वही लड़का बाद में वापस आया और उसने खून कर दिया। जब अमरपाल सिद्धू के जूते लेकर ऑफिस पहुंचता है तो धनवंत पूछती है, इन जूतों का क्या करोगे? अमरपाल कहता है, इन जूतों पर लगी मिट्टी और गंध से हमें पता चलेगा कि वो आखिरी बार कहाँ कहाँ गया था। इसी बीच कहानी में अमरपाल के परिवार का एक राज सामने आता है जो हमने सीजन 1 में भी देख लिया था। अमरपाल अपनी भाभी की गोद भराई में जाता है। असल में पहले सीजन में अमरपाल का अपनी भाभी के साथ भी अफेयर था, क्योंकि उसका बड़ा भाई जंग अपनी पत्नी मतलब अमरपाल के भाभी को बहुत मारता पीटता था। हालांकि अमरपाल अब उस रिश्ते से बाहर आ गया है, लेकिन जब वो अपने भाई को शराब गिफ्ट करता है तो भाई बिल्कुल खुश नहीं होता। भाई किसी गहरी सोच में डूबा है। अमरपाल को डर सताने लगता है कि क्या भाई को मेरे और भाभी के रिश्ते के बारे में पता चल गया है। अमरपाल खुद को समझाता है कि शायद उसके भाई को पुराने रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं चला होगा। इधर काव्या के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। वहाँ विशाल एक दूसरी औरत को देख रहा होता है, जिससे पता चलता है कि उसका मालिनी नाम की औरत के साथ बाहर अफेयर चल रहा है। उसकी पत्नी माया ये देखकर बहुत गुस्सा होती है और विशाल से लड़ती है। माया के भाई भी ये सब देखकर गुस्से में है, पर माया उन्हें शांत करती है। जब चिता को अग्नि देने की बारी आती है तो काव्या का पति दीपक आगे आता है। विशाल उसे रोकते हुए चिल्लाता है, तुम तो मेरी बहन से अलग हो चुके थे, अब यहाँ क्यों आए हो? लेकिन काव्या की माँ बोलती है, पति का ही अधिकार है, इसीलिए दीपक ही अंतिम संस्कार करता है और अपनी सास के गले लगकर रोने लगता है। दूसरी तरफ गोद भराई के फंक्शन में अमरपाल की भाभी बिल्कुल खुश नहीं है। अचानक वो चलते चलते बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे घर में हड़कंप मच जाता है। वहीं इंस्पेक्टर धनवंत, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, अपने पति के साथ IVF ट्रीटमेंट के जरिए बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही है। उनके रिश्ते में जो तनाव है, शायद ये उसी को ठीक करने की एक कोशिश है। विशाल अभी अंतिम संस्कार से उठा ही था कि उसे कर्ज देने वाले का फोन आता है। वो उसे धमकी देता है, अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। पुलिस की जांच अब बस स्टॉप तक पहुंचती है। उन्हें पता चलता है कि सिद्धू ने वहां बस पकड़ी थी। जब वो वहां की CCTV फुटेज चेक करते हैं तो एक बड़ा खुलासा होता है। सिद्धू को बस में चढ़ाने के लिए वही दोस्त आया था जिसने पुलिस से झूठ बोला था कि उसे कुछ नहीं पता। अमरपाल को गुस्सा आता है कि उस लड़के ने पुलिस को गुमराह किया। वो तुरंत उस दोस्त को पकड़ने निकलता है। वो लड़का पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन धनवंत और अमरपाल मिलकर उसे दबोच लेते हैं। पुलिस अब सिद्धू के दोस्त से सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर धनवंत मोबाइल पर काव्या और सिद्धू का एक वीडियो दिखाती है। सिद्धू का एक वीडियो देखती है जिसमें दोनों बहुत करीब होकर डांस कर रहे थे। धनवंत को शक होता है कि शायद इसी वीडियो या उनकी नजदीकियों की वजह से ये मर्डर हुआ है। इसके बाद में काव्या और उसके पति दीपक की पुरानी जिंदगी दिखाई जाती है। काव्या नोटिस करती है कि दीपक हर वक्त फोन में लगा रहता है। एक दिन जब वो फोन छोड़कर कहीं जाता है तो काव्या उसे चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन पर पासवर्ड लगा होता है। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था। काव्या चिल्लाती है, पासवर्ड क्यों लगाया है, खोल कर दिखाओ। बहस इतनी बढ़ जाती है कि दीपक उसे थप्पड़ मार देता है। गुस्से में काव्या घर छोड़कर जाने लगती है। दीपक बच्चों का वास्ता देकर उसे रोकता है, पर काव्या नहीं मानती और कार लेकर मायके चली जाती है। अब कहानी वापस आज पर आती है। धनवंत के पति जगदीश की एक कपड़े की दुकान है। धनवंत उन्हें हॉस्पिटल जाकर सैंपल देने को बोलती है बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, पर जगदीश कुछ नहीं बोलता। पुलिस अब काव्या के पति दीपक से पूछताछ करने पहुंचती है। उन्हें लगता है कि पत्नी के अफेयर की वजह
वजह से शायद उसने ही खून किया होगा। लेकिन दीपक बोलता है उस रात तो मैं अपने घर पर ही था, आप चाहे तो चेक कर लो। दीपक एक बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि झगड़ा सिर्फ अफेयर का ही नहीं था। काव्या बच्चों की कस्टडी मांग रही थी जो उसने नहीं दी। इसके बदले में काव्या ने उसके जॉइंट अकाउंट से 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। दीपक बोलता है कि वो बार बार फोन करके वही पैसे मांग रहा था। उसने गुस्से में काव्या को बहुत गंदी गालियां और धमकी भरे वॉइस नोट्स भी भेजे थे। दीपक अपनी सफाई में बोलता है मैडम मेरा गुस्सा जायज था पर मैंने खून नहीं किया। पुलिस वहां से निकलती है और आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई दीपक ने खून किया है या इसके पीछे कोई और है। कहानी में अब अरुण नाम के एक लड़के की एंट्री होती है जो बीच बीच में आता रहेगा। अरुण पुलिस के पास एक पुरानी फोटो लेकर आता है और बोलता है ये मेरे पिता राकेश कुमार है जो 20 साल से लापता है, क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। पुलिस उसका मजाक उड़ाती है कि वो 20 साल बाद रिपोर्ट लिखवाने आया है। वो उसे ये कहकर भगा देते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, तुम खुद ये देख लो। अब पुलिस सारा नाम के एक इन्फ्लुएंसर के पास पहुंचती है। पता चलता है कि गायब सिद्धू और सारा रिलेशनशिप में थे। पुलिस को शक है कि काव्या को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से उनका झगड़ा हुआ था। अमरपाल सारा से पूछता है तुम्हें पता है सिद्धू कहाँ है, सच बताओ। पर सारा बार बार मना कर देती है। अमरपाल को यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। उसे लगता है कि काव्या के विरोध करने पर सिद्धू ने ही उसका खून किया होगा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर धनवंत और उनके पति के बीच चुप्पी बनी हुई है जिसका कारण अभी साफ नहीं है। वहीं अमरपाल के घर में एक नया मोड़ आता है। उसकी पत्नी सिल्की और उसकी भाभी जिसके साथ अमरपाल का पुराना चक्कर था उन्हें लेकर वो अपने घर आ जाती है। अमरपाल घबरा जाता है और अपनी पत्नी से अकेले में पूछता है कि वो भाभी को यहाँ क्यों लाई। सिल्की कहती है भाई साहब काम से बाहर गए हैं और भाभी अकेली थी इसलिए मैं उन्हें ले आई। अमरपाल को डर सता रहा था कि अगर उनके पुराने रिश्ते की बात सामने आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। जांच में एक और बड़ी बात सामने आती है। काव्या ने अपने पति से जो 1 करोड़ रुपए लिए थे उसमें से 10 लाख रुपए उसने सिद्धू को दिए थे। जब पुलिस पता करती है कि सिद्धू ने उन पैसों का क्या किया तो पता चलता है कि वो अपना एक डांस स्टूडियो या डांस स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को जांच में पता चलता है कि सिद्धू ने एक ब्रोकर से बात करके डांस स्टूडियो के लिए एडवांस भी दे दिया था। इंस्पेक्टर धनवंत और अमरपाल को अब शक है कि सिद्धू ने काव्या को प्यार के जाल में फंसाकर उससे पैसे ऐंठे। काव्या को लगा कि वो उससे प्यार करता है इसीलिए उसने 10 लाख रुपए उसे दे दिए। लेकिन जब काव्या को पता चला कि सिद्धू असल में सारा से प्यार करता है तो उनका झगड़ा हुआ और इसी गुस्से में सिद्धू ने उसका मर्डर कर दिया और अब वो फरार है। इधर विशाल के कर्ज में डूबे होने की असली वजह सामने आती है। पत्नी माया के होते हुए भी उसका मालिनी नाम की औरत के साथ चक्कर है। उसने मालिनी के रहने के लिए एक घर अपने नाम से लिखवाया है जिसकी वजह से वो भारी कर्ज में फंस गया है। माया को इस रिश्ते के बारे में पता है और वो अक्सर विशाल को चेतावनी देती रहती है। पुलिस की टीम को अब विशाल और मालिनी के इस सेटअप के बारे में पता चल चुका है। इंस्पेक्टर धनवंत को फिर से उल्टियां होती हैं। दरअसल वो IVF ट्रीटमेंट ले रही है और उसी के ये साइड इफेक्ट्स हैं। धनवंत अमरपाल से बोलती है कि वहाँ की लोकल पुलिस सिद्धू को नहीं ढूंढ पाएगी इसलिए उसे और उसके असिस्टेंट को खुद उस शहर जाना होगा जहाँ सिद्धू के होने का शक है। अमरपाल अपनी पत्नी सिल्की से दूर जाने के ख्याल से थोड़ा उदास था पर ड्यूटी के लिए वो तैयार हो जाता है। वो लड़का अरुण जिसके पिता राकेश कुमार 20 साल से लापता है अब अपना गुजारा करने के लिए एक सड़क किनारे पर ढाबे पर काम करना शुरू कर देता है। वो अब भी अपने पिता को ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ता। रात को अमरपाल अपना सामान पैक करता है। सिल्की पूछती है अचानक कहाँ जा रहे हो। अमरपाल बताता है सीनियर का आदेश है, जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ घर में रह रही भाभी सिल्की से पूछती है शायद मेरा यहाँ रहना तुम्हारे पति को पसंद नहीं आया इसीलिए वो मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले। सिल्की किसी तरह बात संभाल लेती है और उन्हें तसल्ली देती है। वहीं काव्या का पति दीपक अपने दोनों बच्चों के साथ अकेला रह गया है जो अपनी माँ को याद कर रहे हैं। दीपक काव्या का पति उसने अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए घर पर एक नैनी रखी है। एक रात जब बच्चे सो जाते हैं तो वो नैनी दीपक को दिलासा देने उसके पास आती है। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और उनका वीडियो बना लेता है। दीपक घबरा जाता और उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब काव्या जिंदा थी तब वो विशाल की दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश थी। वो सब मिलकर डांस कर रहे थे। तभी विशाल घर आते हैं और अपनी बहन को नाचते हुए देखकर भड़क जाता है। वो चिल्लाता है क्या मेरी बेटियों को भी तू अपने जैसा बिगाड़ेगी, लोग तेरे बारे में थू थू कर रहे हैं। और वो काव्या को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। काव्या चुप नहीं रहती, वो पलट कर जवाब देती है तुम मुझे क्या सिखाओगे, तुम्हारी पत्नी और 2 बच्चे हैं फिर भी तुम्हारा बाहर दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। आदमी करे तो सही और औरत करे तो गलत। विशाल के पास इस बात
का कोई जवाब नहीं था। वो अपनी पत्नी माया के सामने शर्मिंदा हो जाता है। इधर प्रेजेंट में इंस्पेक्टर धनवंत को जब पता चलता है कि उनके एक पुलिस वाले ने दीपक और नैनी का वीडियो बनाया है तो वो बहुत नाराज होती है। वो उस पुलिस वाले को वीडियो डिलीट करने को बोलती है। फिर वो दीपक और उस नैनी को बुलाकर जमकर डांटती है। वो कहती है अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो सब यही कहेंगे कि तुम दोनों ने मिलकर काव्या का मर्डर किया है ताकि तुम साथ रह सको। अब अपनी मर्यादा में रहो। वो उन्हें कड़ी चेतावनी देकर वहां से भेज देती है। इधर हमारा अमरपाल और उसका असिस्टेंट उस शहर में पहुंचता है जहां सिद्धू के होने का शक है। वो वहां की दुकानों पर पूछताछ करते हैं। तब एक आदमी बताता है हाँ मैंने उस लड़के को देखा है। वो एक लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था और उसी के साथ कहीं निकला है। दुकानदार पुलिस को बताता है कि सिद्धू जिस लड़की के साथ था वो इजराइल के रहने वाली थी। अमरपाल हैरान होकर पूछता है इजराइल की लड़की यहाँ क्या कर रही है। दुकानदार बताता है कि पास में ही एक आश्रम है जहाँ शांति की तलाश में बहुत सी विदेशी लड़कियां आती रहती हैं। शायद वो लड़की भी वहीं रुकी हो। अमरपाल और उसका असिस्टेंट उस मठ में पहुंचते हैं। वो वहाँ के मैनेजर से हाल ही में आई इजरायली लड़कियों की लिस्ट मांगते हैं। मैनेजर उन्हें पूरी डिटेल दे देता है। अब अमरपाल तय करता है कि वो एक एक घर जाकर तलाशी लेगा। इधर अमरपाल की पत्नी सिल्की अपनी भाभी को वो जगह दिखाने ले जाती है जहाँ वो अपना नया ब्यूटी पार्लर खोलने वाली है। अमरपाल ने उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी थी। भाभी ये देखकर बोलती है तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसा पति मिला। दूसरी तरफ अरुण अब भी अपने पिता राकेश कुमार को ढूंढ रहा था। वो सड़क किनारे रहने वाले एक बुजुर्ग से पूछता है तो वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शहर में एक संस्था है जो लापता लोगों को ढूंढने का काम करती है। तुम एक बार जाकर वहां देखो। विशाल के पास एक बड़ा गोदाम है। वो उसे बेचने के लिए एक एजेंट को बुलाता है ताकि कर्जा चुका सके। वो एजेंट को गोदाम दिखाई रहा होता है कि तभी कर्जा देने वाले आदमी वहां आ धमकता है और तमाशा करने लगता है। विशाल उसे समझाता है भाई अभी ये डील फाइनल होने वाली है, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। कर्जदार उसे आखिरी चेतावनी देता है हर बार तुम यही बहाना बनाते हो, सिर्फ एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ, अगर पैसे नहीं मिले तो अंजाम बुरा होगा। कर्जदार के जाने के बाद विशाल अपने नौकर पर चिल्लाता है कि उसने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा। तभी वहां मौजूद प्रॉपर्टी एजेंट बोलता है कि वो ये सौदा रद्द कर रहा है और उसे ये गोदाम नहीं चाहिए। विशाल जब कारण पूछता है तो एजेंट बताता है कि विशाल के साले मतलब पत्नी माया के भाई ने उसे धमकी दी है कि अगर ये जमीन बिकी तो वो बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे। दरअसल विशाल पहले ही एक घर अपनी प्रेमिका मालिनी के नाम कर चुका है, इसलिए माया का भाई नहीं चाहता कि बची हुई संपत्ति भी बिक जाए और उसकी बहन के हाथ कुछ न लगे। डील टूटने के वजह से विशाल काफी गुस्से में था। इधर इंस्पेक्टर धनवंत एक वकील से मिलने पहुंचती है। वकील बताता है कि काव्या अपने बच्चों को वापस पाने के लिए तड़प रही थी। उसने वकील से कहा कि चाहे जितने पैसे लगे उसे अपने पति दीपक से बच्चों की कस्टडी चाहिए। काव्या ने जो 1 करोड़ रुपए लिए थे उसमें से 10 लाख सिद्धू को दिए और बाकी पैसे वो इसी कानूनी लड़ाई के लिए बचाकर रखी हुई थी। यही नहीं, वकील ने एक और बड़ा खुलासा किया, काव्या अपने भाई विशाल की संपत्ति में भी अपना हिस्सा मांग रही थी। धनवंत को अब शक होता है कि विशाल पहले से ही पैसों की तंगी में था और जब उसे पता चला कि बहन संपत्ति में हिस्सा मांग रही है तो शायद उसने ही गुस्से में काव्या को रास्ते से हटा दिया। धनवंत फोन करके अमरपाल से अपडेट लेती है। अमरपाल बताता है कि वो एक एक करके इजरायली लड़कियों के कमरों की तलाशी ले रहा है। एक होटल के कमरे में पहुंचने पर वहां की लड़की बोलती है कि उसके साथ कोई लड़का नहीं है, लेकिन तभी अमरपाल को कमरे से वही अजीब और गंदी बदबू आती है जो सिद्धू के जूते से आ रही थी। अमरपाल समझ जाता है कि सिद्धू यहीं कहीं है या यहीं रुका है। वो और उसका असिस्टेंट कमरे के पास ही छिपकर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सिद्धू बड़े आराम से टहलता हुआ वहां आता है। जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ती है वो सबको धक्का देकर पूरी ताकत से वहां से भागने लगता है। अमरपाल और उसका असिस्टेंट सिद्धू के पीछे पूरी ताकत से भागते हैं। भागते भागते असिस्टेंट फिसल कर गिर जाता है, लेकिन अमरपाल हार नहीं मानता। वो एक ब्रिज पर सिद्धू को घेर लेता है। सिद्धू एक कार के नीचे से निकलकर भागने की कोशिश करता है पर अमरपाल उसे दबोच लेता है और उसकी जमकर धुलाई करता है। दूसरी तरफ काव्या का पति दीपक मंदिर में अपनी सास मतलब काव्या की माँ से मिलने पहुंचता है। वो हाथ जोड़कर बोलता है, माँ मैंने शादी के समय आपसे कोई दहेज या संपत्ति नहीं मांगी थी, लेकिन काव्या ने मेरे बिजनेस के 1 करोड़ रुपए अपने पास रखे थे। अब मुझे अकेले 2 बच्चों को पालना है, मुझे बस मेरे वो पैसे वापस दिला दीजिए। सास बेचारी क्या बोले क्योंकि उसका अपना बेटा विशाल खुद कर्ज में डूबा है। तभी माया विशाल का पति वहां आकर चिल्लाता है, कितनी बार कहा है पैसों की बात मत करो, यहाँ से जाओ। दीपक दुखी होकर वहां से चला जाता है। विशाल को पता चल जाता है कि उसके साले मतलब माया के भाई ने ही उसकी जमीन की डील रुकवाई है। वो साले के पास जाकर लड़ता है। साला कहता है, जीजा जी आप पहले ही एक घर अपनी प्रेमिका को दे चुके हैं, अगर ये गोदाम भी बेच दोगे तो मेरी बहन और बच्चों का क्या होगा? अगर मेरी बहन को दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विशाल उसकी धमकी को अनसुना करके वहां से निकल जाता है। इधर वो लड़का अरुण उस ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचता है। वहाँ के लोग बोलते हैं, बेटा 20 साल पुरानी बात है, बहुत मुश्किल केस है, तुम इतने साल कहाँ थे। अरुण बताता है कि उसकी माँ ने ये सच उससे छुपाया था, उसे अभी पता चला है। संस्था का एक आदमी एक पुराना रिकॉर्ड देखकर बोलता है, तुम्हारे पिता झारखंड से आए थे। इस वक्त झारखंड से आए कुछ लोग की जांच हुई थी, जिनमें एक आदमी का नाम सामने आया था, तुम उससे मिलो, शायद उससे कुछ पता चले। इंस्पेक्टर धनवंत के पति जगदीश अपने कपड़े की दुकान पर नशे में धुत रहते हैं। एक ग्राहक अपनी बेटी के साथ दुकान पर आता है, पर उनकी हालत देखकर अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। धनवंत ने पुलिस वालों को भेजा है ताकि वो जबरदस्ती जगदीश को हॉस्पिटल ले जाए और सैंपल दिलवाए, क्योंकि वो खुद जाने को तैयार ही नहीं थे। पुलिस वाले उन्हें पकड़कर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अमरपाल सिद्धू को पकड़कर अपने शहर वापस ले आता है। वो सिद्धू को बहुत टॉर्चर करता है, पर सिद्धू अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। अमरपाल इंस्पेक्टर धनवंत से बोलता है, मैडम आप फिक्र मत करिए, मैं मार मार कर इसे सच उगलवाऊंगा। इधर धनवंत के पति जगदीश हॉस्पिटल में सैंपल देने पहुंचते हैं, पर वो बहुत दुखी और परेशान लग रहे थे। उनकी आंखों में आंसू हैं, ऐसा लगता है उनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसकी वजह से वो हमेशा नशे में रहते हैं। अमरपाल जब अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी सिल्की उसे पुरानी फोटोज दिखाती है। ये देखकर उसकी भाभी को थोड़ा बुरा लगता है। अमरपाल अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी लाया था, पर सिल्की जिद करती है कि ये साड़ी आप अपनी भाभी को दे दीजिए। अमरपाल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो चुपचाप वो साड़ी भाभी को दे देता है। भाभी खुश हो जाती है। अमरपाल मन ही मन सोचता है कि जिस दिन उसके और भाभी के पुराने रिश्ते का सच सामने आएगा, उस दिन बड़ा धमाका होगा। जगदीश घर में एक मैकेनिक को बुलाते हैं और अपनी पुरानी बुलेट उसे फ्री में ले जाने को बोलते हैं। तभी धनवंत वहां आती है और मैकेनिक को रोकती है। दोनों के बीच इस बात पर भयानक झगड़ा होता है। यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है। दरअसल धनवंत और जगदीश का एक 17 साल का बेटा था। कुछ समय पहले जगदीश नशे की हालत में बाइक चला रहे थे और एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनके बेटे की जान चली गई। धनवंत चिल्लाकर बोलती है, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा मरा, अब हमारे पास उसकी याद के तौर पर सिर्फ ये बाइक बची है, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। अमरपाल बीच बचाव करके दोनों को शांत करता है। इसी हादसे के वजह से ही धनवंत अब IVF के जरिए फिर से बच्चा चाहती है। इसके बाद हमें अमरपाल के पास्ट को दिखाया जाता है। देखते हैं कि शादी के तुरंत बाद अमरपाल और उसकी पत्नी सिल्की हनीमून पर गए थे। वहाँ सिल्की उसे एक बड़ा राज बताती है। वो बताती है कि शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसने मुझे धोखा दिया। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी और मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा। मैं डर की वजह से तुम्हें पहले बता नहीं पाई। अमरपाल उसे दिलासा देता है, पुरानी बातें भूल जाओ। तब सिल्की उसे बताती है, क्या तुम्हारा भी कोई सीक्रेट है? अमरपाल को अपनी भाभी के साथ पुराने अफेयर की याद आती है, लेकिन वो डर के मारे सिल्की को कुछ बताता नहीं और बात छुपा कर रखता है। अब प्रेजेंट में अमरपाल काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी भाभी को बाथरूम जाने में दिक्कत होती है तो अमरपाल उन्हें सहारा देकर बाहर लाता है। तभी उसकी पत्नी सिल्की वहां आ जाती है। अमरपाल थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और भाभी की जिम्मेदारी पत्नी को सौंपकर तुरंत काम के लिए निकल पड़ता है। अमरपाल अपने बड़े भाई को फोन करने की कोशिश करता है, जो एक मंदिर में काम कर रहा था, लेकिन भाई जानबूझकर अमरपाल का फोन नहीं उठाता। अमरपाल को समझ नहीं आता कि उसका भाई उससे इतना कटा क्यों है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर धनवंत ने घर की वो पुरानी बुलेट बाइक लॉक कर दी है ताकि उसका पति उसे ले जाकर बेच ना सके या नशे में एक्सीडेंट ना कर दे। केस की बात करें तो सिद्धू को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। अब पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड सारा के घर पहुंचती है। सारा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे रंगे हाथों दबोच लेती है। अब पुलिस स्टेशन में सिद्धू और सारा दोनों कैद हैं। पुलिस सिद्धू की जमकर धुलाई करती है ताकि वो काव्या के कत्ल का सच उगल दे, लेकिन सिद्धू पत्थर जैसा सख्त बना हुआ है, वो एक शब्द नहीं बोल रहा। इंस्पेक्टर धनवंत और अमरपाल परेशान है कि आखिर यह लड़का अपना मुंह कब खोलेगा। पुलिस अब एक प्लान बनाती है कि सिद्धू और सारा के साथ डबल गेम खेला जाए ताकि सच बाहर आए। वो सोचते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोलकर इन्हें फंसाया जाए। अमरपाल का भाई अभी भी फोन नहीं उठा रहा, इसलिए अमरपाल वहां काम करने वाले दूसरे आदमी को फोन करता है और भाई से बात कराता है। अमरपाल अपने भाई को समझाता है, तुम काम छोड़कर अचानक क्यों चले गए? भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, घर वापस आ जाओ। लेकिन भाई बिना कुछ कहे बीच में ही फोन काट देता है। वो जानबूझकर अमरपाल और अपनी पत्नी से दूर भाग रहा है। पुलिस सारा से पूछताछ करती है, सच सच बताओ, क्या सिद्धू ने ही खून किया? सारा कुछ नहीं बोलती। पुलिस उसे मारती है और पूछती है, अगर कुछ पता नहीं है तो भाग क्यों रही थी? सारा पत्थर बनी रहती है। दूसरी तरफ अमरपाल सिद्धू को पीटता है। इंस्पेक्टर धनवंत वहां आती है और वो तय करते हैं कि वो सिद्धू को झूठ बोलेंगे कि सारा ने सब सच उगल दिया है ताकि वो डर कर सच बता दे। तभी एक नई खबर आती है, विशाल की प्रेमिका
मालिनी पर किसी ने हमला कर दिया है। रात को जब वो बाइक से जा रही थी, किसी ने उसे बुरी तरह पीटा जिससे उसका चेहरा सूज गया है। खबर मिलते ही विशाल गुस्से में हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे पक्का यकीन है कि ये काम उसकी पत्नी माया या उसके साले का है। वो उनसे बदला लेने के लिए भागने लगता है, पर अमरपाल उसे रोक लेता है और शांत कराता है। अमरपाल इंस्पेक्टर धनवंत को उसके पति जगदीश के बारे में समझाता है। मैडम, आपके पति अपनी गलती को लेकर बहुत दुखी हैं और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आपको उनसे बात करनी चाहिए। धनवंत को अब महसूस होने लगता है कि शायद उन्हें अपने पति को माफ कर देना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। इंस्पेक्टर धनवंत और अमरपाल अपनी प्लान के मुताबिक सिद्धू को फंसाते हैं। वो उससे झूठ बोलते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड सारा ने सब सच बता दिया है कि तूने ही पैसों के लिए काव्या को मारा है। सिद्धू इस जाल में फंस जाता है और घबराकर बोलता है, क्या सारा ने ऐसा क्या कहा? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। फिर सिद्धू असली कहानी बताता है, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने खुद से बड़ी उम्र की काव्या से दोस्ती की और उससे 10 लाख रुपए ऐंठे। लेकिन जब काव्या को मेरे और सारा के चक्कर के बारे में पता चला तो वो भड़क गई और वो अपने पैसे वापस मांगने लगी। उस रात हमारा इसी बात पर झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। सुबह जब उसकी मौत का पता चला तो मैं डर कर भाग गया। पुलिस को लगा कि सिद्धू सच बोल रहा है। इधर विशाल अपनी पत्नी माया के पास जाता है, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। विशाल मालिनी पर हुए हमले की वजह से बहुत दुखी है और बहुत रो रहा था। वो माया की आंखों में देखकर पूछता है, मालिनी के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है ना? मालिनी कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। धनवंत के पति जगदीश अपनी दुकान पर नहीं पहुंचे हैं। दुकान का पुराना कर्मचारी उन्हें फोन करता है, पर जगदीश फोन नहीं उठा रहे। वो कर्मचारी अब धनवंत को बताने की सोच रहा है कि साहब गायब हैं। इधर वो लड़का अरुण उस आदमी के पास पहुंचता है जिसका पता उसे संस्था ने दिया था। वो आदमी मुर्गियों और बकरियां बेचने का काम करता है। अरुण उनसे अपने पिता राकेश कुमार की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या आप इन्हें जानते हैं? ये 20 साल पहले गायब हुए थे। उस बूढ़े के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसे पक्का कुछ पता है, लेकिन वो डर कर बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से चले जाओ। अरुण उसे बार बार सच बताने की मिन्नत करता है। वो बूढ़ा आदमी अरुण को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। अरुण नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि वो आदमी उसके पिता के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है, बस डर की वजह से बता नहीं रहा। वो दुखी मन से वहां से निकल जाता है। अमरपाल अपनी पत्नी सिल्की की मदद करने में लगा है। वो उसके नए पार्लर के लिए कुर्सियां और दूसरा सामान खरीदता है और उसे फोन करके बताता है सब कुछ तैयार है। इंस्पेक्टर धनवंत परेशान है क्योंकि उनके पति जगदीश कई दिनों से घर नहीं आए हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो किसी बार में पड़े होंगे, इसीलिए वो शहर के हर बार में जाकर उन्हें ढूंढती है, लेकिन जगदीश कहीं नहीं मिलते। पुलिस को मालिनी पर हुए हमले की सीसीटीवी फुटेज मिलती है। फुटेज देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि विशाल के गोदाम में काम करने वाला उसका नौकर है। पुलिस सोचने लगती है कि आखिर विशाल अपनी ही प्रेमिका पर हमला क्यों करवाएगा, या फिर इसके पीछे कोई और है। पुलिस तय करती है कि उस नौकर को तुरंत पकड़ना होगा। तभी जगदीश की दुकान पर काम करने वाले बुजुर्ग का फोन आता है। वो बोलता है, मैडम साहब कई दिनों से दुकान नहीं आए और उन्होंने मेरी सैलरी भी नहीं दी है। धनवंत बोलती है, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, फिलहाल आप दुकान बंद कर दीजिए और घर जाइए। इधर विशाल का वो नौकर जिसका नाम मुकेश है, अपने एक दोस्त के साथ शराब पीने की प्लान बना रहा था। वो बेखबर है कि पुलिस अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। विशाल का नौकर मुकेश शराब पीने के लिए गोदाम से निकल जाता है, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। मुकेश जब शराब पीकर वापस लौटता है तो देखता है कि पूरा गोदाम धू धू कर जल रहा था। वो आग बुझाने की कोशिश करता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। इंस्पेक्टर धनवंत अपने पति जगदीश को लेकर बहुत परेशान थी। वो शहर के हर कोने और हर शराब खाने उन्हें ढूंढ चुकी है, पर जगदीश का कोई सुराग नहीं मिल रहा। अब उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगता है। अमरपाल की कॉलोनी में एक फंक्शन चल रहा है। सिल्की और उसकी भाभी साथ में डांस कर रही होती हैं। तभी अचानक अमरपाल का बड़ा भाई वहां पहुंच जाता है। जंग अपनी पत्नी से कहता है, चलो अभी इसी वक्त सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है। अमरपाल का बड़ा भाई एक बड़ा फैसला सुनाता है, अब मैं सांस्कृतिक जीवन छोड़कर मंदिर में सेवा करूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के घर छोड़ने आया हूँ। भाभी और सिल्की हैरान रह जाती हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। तभी अमरपाल वहां पहुंच जाता है। वो अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? भाभी अभी प्रेग्नेंट है, आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं? अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। अभी तक चुप रहने वाला भाई अब अपना आपा खो देता है। वो अमरपाल की तरफ मुड़ता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अमरपाल और भाभी के पुराने रिश्ते का सच जान चुका है और अब सब कुछ बर्बाद होने वाला है। जैसे ही अमरपाल उसे समझाने की कोशिश करता है, जंग गुस्से में सबके सामने चिल्ला पड़ता है, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तेरा बच्चा है। ये सुनते ही अमरपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि भाई को उसके
उसके और भाभी के रिश्ते का सच पता चल चुका है। सबसे बुरा तब होता है जब अमरपाल की पत्नी सिल्की ये सब सुन लेती है। वो पूरी तरह टूट जाती और सदमे में आ जाती है। जिस राज को अमरपाल छुपाना चाहता था अब वो सबके सामने आ गया है। फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं। जगदीश अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। उनका जवान बेटा उन्हें लेने आता है। जगदीश नशे में होने के बावजूद खुद बाइक चलाने की जिद करता है। बाप बेटा बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तभी अचानक एक गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है। इस हादसे में बेटे की मौत हो गई थी। इसी गिल्ट के वजह से जगदीश आज भी शराब में डूबा रहता है और धनवंत उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखती है। अगली सुबह जब अमरपाल सोकर उठता है तो देखता है कि सिल्की घर पर नहीं है। वो समझ जाता है कि रात वाले सच के बाद वो उसे छोड़कर चली गई है। इधर पुलिस को विशाल के उसी गोदाम से जुड़ी एक भयानक खबर मिलती है जिसमें आग लगी थी। इंस्पेक्टर धनवंत और अमरपाल मौके पर पहुंचते हैं। वहां 4 लोगों की जली हुई लाशें मिलती हैं। एक आदमी बहुत बुरी हालत में जिंदा मिलता है जिसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। जब पुलिस रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि यह गोदाम विशाल का है। पुलिस हैरान है कि एक गोदाम में 4 लोग बंद कैसे थे। उन्हें दाल में कुछ काला लगता है और वो विशाल को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। ये खबर टीवी पर आग की तरह फैल जाती है। माया का परिवार, उसके माता पिता और भाई टीवी पर विशाल की गिरफ्तारी की खबर देख रहे थे। वहीं वो लड़का अरुण भी भीड़ में खड़ा होकर ये खबर सुनता है कि एक गोदाम में आग लग गया है और वहाँ कई लोग मर गए हैं। उसे शक होता है कि क्या इसका उसके पिता से कोई लेना देना है। अरुण उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचता है जो मुर्गियां बेचता था। उसे शक होता है कि वो बूढ़ा असल में पोल्ट्री फार्म में मजदूर सप्लाई करने वाला दलाल है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसके पिता को भी इसी जलते हुए गोदाम में काम करने के लिए तो नहीं भेजा गया था। सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर धनवंत पर बुरी तरह चिल्लाते हैं। वो बोलते हैं कि पुराना केस अभी तक सुलझा नहीं है और अब ये 4 लाशों वाला नया बवाल खड़ा हो गया। जल्दी कुछ करो। पुलिस अब 2 लोगों को पागलों की तरह ढूंढ रही है। वो नौकर जिसने मालिनी पर हमला किया था और मुकेश जो गोदाम में आग लगने के वक्त वहीं मौजूद था। पुलिस मुकेश के उस दोस्त को पकड़ लेती है जिसके साथ वो शराब पीने गया था। वो दोस्त सच बता देता है, मुकेश तो मेरे साथ शराब पी रहा था। जब हम वापस आए तो गोदाम जल रहा था। आग बुझाने के चक्कर में उसका हाथ भी बुरी तरह जल गया। पुलिस को समझ आ जाता है कि मुकेश अपना इलाज कराने किसी हॉस्पिटल में ही गया होगा। इधर अरुण भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां गोदाम से बचा हुआ एक लौता आदमी भर्ती है। वो देखना चाहता है कि क्या वो आदमी उसके पिता तो नहीं, लेकिन वहां पुलिस का कड़ा पहरा था। अर्जुन छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगता है ताकि अंदर जाकर उस घायल आदमी का चेहरा देख सके। पुलिस अब शंकर और मुकेश नाम के 2 लोगों को ढूंढने के लिए हर गाड़ी की तलाश कर रही है। पुलिस एक लॉरी को भी चेक करती है लेकिन उन्हें अंदर कोई नहीं मिलता। असल में शंकर उसी ट्रक में छिपा हुआ था। कोई उसकी मदद कर रहा है और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कहानी की शुरुआत में शंकर वही आदमी है जो विशाल के घर से छुट्टी मांगकर गांव जाने के लिए निकला था। इंस्पेक्टर धनवंत को अपने पति जगदीश का कोई सुराग नहीं मिल रहा। वो उनके एक पुराने दोस्त के पास जाती है। दोस्त कहता है मुझे पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन मैं सब जगह पता करके आपको खबर दूंगा। अमरपाल अपनी पत्नी सिल्की के बिना नहीं रह पा रहा था। वो उससे बात करने उसके घर पहुंचता है लेकिन सिल्की उससे मिलने से मना कर देती है। वो अपने माँ के जरिए कहलवाती है, मैंने तुम्हें अपना इतना बड़ा सच बताया, अगर तुम भी सच बोल देते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखा दिया। इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमरपाल बुरी तरह टूट जाता है। गुस्से में अमरपाल अपने बड़े भाई के पास पहुंचता है और लड़ने लगता है, आप कैसे कह सकते हैं वो मेरा बच्चा है, आपके पास सबूत क्या है। तब भाई एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर अमरपाल सन्न रह जाता है। भाई बताता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। इसके बावजूद उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई तो उसे समझ आ गया कि ये काम उसके छोटे भाई का ही है। भाई की बात सुनकर अमरपाल वहीं पर फट पड़ता है। वो बोलता है कि तुम हमेशा भाभी को मारते पीटते थे, इसी वजह से हम करीब आए, लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं सबसे दूर चला गया था और अपनी अलग जिंदगी बसा ली, पर तुमने आज सब बर्बाद कर दिया। अमरपाल अपने भाई को श्राप देते हुए वहां से निकल जाता है। इधर अरुण काफी देर से हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही पुलिस वाले की आंख लगती है वो चुपके से उस घायल मरीज के कमरे में घुस जाता है। अरुण उसे अपने पिता रमेश की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या आप इसे जानते हैं। वो घायल आदमी बहुत मुश्किल से फोटो देखता है और धीरे से बोलता है, हाँ मैं रमेश को जानता हूँ। वो आगे कुछ और बताने ही वाला होता है कि तभी अरुण को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो खिड़की से भाग निकलता है। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर धनवंत वहाँ पहुँचती है। वो किसी को भागते हुए देख लेती और पुलिस वाले को उसे पकड़ने को बोलती है, लेकिन अरुण हाथ नहीं लगता। अब धनवंत और अमरपाल जेल में बंद विशाल के पास पहुँचते हैं। उन्हें शक है कि विशाल ने ही अपने वफादार नौकर शंकर से कहकर अपनी बहन काव्या का मर्डर करवाया और प्रेमी मालिनी पर हमला करवाया। पुलिस को पता चला है कि शंकर उस दिन अपने गांव गया ही नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। विशाल अपनी सफाई में बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और शंकर ऐसा कर ही नहीं सकता।
पूछताछ के दौरान अमरपाल बहुत उदास होता है। वो धनवंत को बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। धनवंत उसे दिलासा देती और बोलती है, तुम्हें कम से कम ये तो पता चला कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। मुझे तो अपने पति का पता भी नहीं पता। वो बूढ़ा आदमी जो मजदूर सप्लाई करता है टीवी पर गोदाम में आग लगने की खबर देखकर डर जाता है। उसे डर है कि अरुण वापस आएगा। तभी अरुण वहाँ गुस्से में पागल होकर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है, अगर तुमने पहले सच बता दिया होता तो मैं अपने पिता को बचा लेता। तुमने उन्हें उस नर्क में भेजा और अब वो जलकर मर गए। बूढ़ा अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागता है, लेकिन अरुण उसे पकड़ लेता है और बेदम होने तक पीटता है। अरुण गुस्से में एक भारी पत्थर उठा लेता है ताकि उस बूढ़े का सिर कुचल सके। बूढ़ा गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों का मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन अरुण का गुस्सा शांत नहीं होता। अब इसके अगले सीन में इंस्पेक्टर धनवंत और अमरपाल उन दोनों को एक जानकारी मिलती है और वो उस बूढ़े के घर पहुंचते हैं। वहां का मंजर देखकर सब दंग रह जाते हैं। अरुण ने पत्थर मार मार कर उस बूढ़े की जान ले ली है। पुलिस अरुण को पकड़ लेती है, लेकिन वो पागलों की तरह अपने पिता की फोटो देखकर रो रहा था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि इस लड़के का उस बूढ़े और जलते हुए गोदाम से क्या रिश्ता है। केस और भी ज्यादा उलझ गया है। पहले काव्या का मर्डर, फिर गोदाम में आग और उसमें 4 मौतें, और अब इस लड़के द्वारा किया गया मर्डर। धनवंत के सीनियर ऑफिसर उस पर बुरी तरह भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे रहते शहर में मर्डर पे मर्डर्स हो रहे हैं और तुम कुछ कर ही नहीं पा रही हो। सीनियर ऑफिसर धनवंत से केस वापस लेने की बात बोलते हैं, लेकिन धनवंत अड़ जाती है। वो बोलती है, मेरा पति गायब है, मैंने उसकी परवाह किए बिना इस केस पर जान लगा दी है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। सीनियर उसे आखिरी 1 हफ्ते का समय देते हैं। गोदाम का नौकर मुकेश, जिसका हाथ जल गया था, एक डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंचता है। डॉक्टर उसे पहचान लेता है और चुपके से पुलिस को फोन कर देता है। लेकिन ये डॉक्टर सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि शंकर को भी खबर कर देता है। शंकर को डर है कि अगर मुकेश पकड़ा गया तो सारे राज खोल देगा, इसलिए वो उसे खत्म करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मुकेश देख लेता है कि शंकर उसे मारने आ रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। तभी इंस्पेक्टर धनवंत वहां पहुंचती है और मुकेश को गन पॉइंट पर पकड़ लेती है। तभी पीछे से शंकर धनवंत पर हमला कर देता है। वो उन्हें इतनी बुरी तरह पीटता है कि वो अधमरी हो जाती है। धनवंत खुद चोट खाकर भी मुकेश को बचाने की कोशिश करती है ताकि गवाह जिंदा रहे। तभी अमरपाल वहां पहुंचता है। धनवंत उसे इशारा करती है, मैं ठीक हूँ, तुम शंकर को पकड़ो। इसके बाद 20 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अरुण के पिता रमेश नई नई शादी के बाद पैसे कमाने के लिए इस शहर में आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें गुलाम बनाकर एक पोल्ट्री फार्म में कैद कर लिया गया था। वो फार्म किसी और का नहीं बल्कि विशाल के पिता का था। यानी कि विशाल का परिवार सालों से मासूम मजदूरों को कैद करके उनसे जबरदस्ती काम करवा रहा है। प्रेजेंट में अमरपाल भाग रहे शंकर का पीछा करता है। अमरपाल और शंकर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। अमरपाल भी उसे पटक पटक कर मारता और आखिर में शंकर को काबू कर लेता है। अब मुकेश और शंकर दोनों पुलिस के गिरफ्त में हैं। इसी बीच कहानी में एक और अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो एक स्कूल के बाहर लेटा हुआ था। एक छोटा बच्चा उसे कुछ खाने को देता है। वो बच्चे को देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर गलत समझ लेता है और उस आदमी की बेरहमी से पिटाई कर देता है। पुलिस को भी इस बारे में पता चलता है। इंस्पेक्टर धनवंत को शंकर ने बहुत मारा था। वो अपनी पट्टियां करवा रही थी। तभी अमरपाल भी जख्मी हालत में वहां आता है। धनवंत मजाक में पूछती है, क्या उसने तुम्हें भी धोया? अमरपाल कहता है, हाँ मैडम, पर मैंने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस सबसे पहले मुकेश से पूछती है, गोदाम में आग क्यों लगाई? वो कहता है, साहब मैंने आग नहीं लगाई, वो शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब पुलिस गुलाम मजदूरों के बारे में पूछती है तो वो कबूल करता है कि वहाँ सालों से लोगों को कैद करके काम कराया जा रहा था। अमरपाल उसे अरुण के पिता रमेश कुमार की फोटो दिखाता है। मुकेश बोलता है, नहीं, ये आदमी वहाँ नहीं था। अमरपाल सोच में पड़ जाता है कि अगर वो वहाँ नहीं था तो गया कहाँ। अब पुलिस शंकर की धुलाई शुरू करती है। वो उससे पूछते हैं, क्या विशाल के कहने पर तूने काव्या का खून किया और मालिनी पर हमला किया? शंकर पत्थर की तरह चुप रहता है। पुलिस को लगता है कि वो अपने मालिक विशाल को बचाने के लिए खामोश है। तभी पुलिस स्टेशन में विशाल की पत्नी माया आती है। वो एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। माया बोलती है कि शंकर मेरे पति का वफादार नहीं है, वो मेरा वफादार है। वो बताती है कि शंकर उसे बचपन से जानता है और वो सिर्फ माया की बात सुनता है। माया पुलिस को बताती है कि उसने ही शंकर को काव्या को मारने के लिए भेजा था। माया बोलती है, मेरा पति विशाल पहले ही काफी संपत्ति लुटा चुका था, ऊपर से काव्या भी अपना हिस्सा मांग रही थी। मुझे अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता थी, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। माया बोलती है, जब शंकर मर्डर करने गया था तो काव्या पहले से ही मर चुकी थी। यानी माया ने साजिश तो रची पर काव्या को किसी और ने ही मार दिया था। माया ने यह भी कबूल किया कि मालिनी पर हमला भी उसी ने करवाया था। पुलिस विशाल से उन 6 मजदूरों की मौत के बारे में पूछती है जो
लोग जो गोदाम में जलकर मर गए थे। विशाल बोलता है, गुलाम मजदूरों को कैद करने का रिवाज मेरे दादा परदादा के समय से चलता आ रहा है। मैं तो बस उन्हें संभालता था और उनसे काम करवाता था। आग लगने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पुलिस उसे फटकारती है कि इंसानों को कैद करके रखना उन्हें जानवर बनाने जैसा है। अब धनवंत अपने सीनियर को बताती है कि केस लगभग सॉल्व हो गया है, बस काव्या का असली कातिल अब भी गायब है। वो कहती है कि अब आप किसी और ऑफिसर को यह केस दे दीजिए। तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसे स्कूल के बाहर से पकड़कर लाया गया था, वही जो बच्चे का हाथ पकड़ रहा था। पुलिस वाले बताते हैं कि ये आदमी स्कूल के पास पागलपन जैसी हरकतें कर रहा था। पुलिस काव्या के पति दीपक को बताती है कि वो अब वापस विदेश जा सकता है क्योंकि उसकी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अचानक धनवंत के पास उनके पति के दोस्त का फोन आता है। दोस्त बोलता है, भाभी मैंने जगदीश को ढूंढ लिया, उन्होंने मुझे सब बताया है, लेकिन आप उनसे मिलने की जल्दबाजी मत करना वरना बात बिगड़ सकती है। अमरपाल अपनी पत्नी की नई दुकान में अकेला बैठकर शराब पी रहा था और बहुत दुखी था। तभी वहाँ उसकी भाभी आती है। सिल्की उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। भाभी बोलती है, ये सच है कि अमरपाल का बड़ा भाई मुझ पर बहुत जुल्म करता था। अमरपाल ने मुझे सिर्फ सहारा दिया था। एक कमजोर पल में हमसे गलती हो गई जिसका अमरपाल को आज भी पछतावा है। वो फिर कभी कोई गलती नहीं दोहराएगी, इसीलिए उसने सारी जायदाद भाई के नाम कर दी और तुम्हारे पास चला आया। वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे माफ कर दो। भाभी की ये बात सुनकर सिल्की का दिल पिघल जाता है। इंस्पेक्टर धनवंत अपने पति के दोस्त की बात ना मानकर उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके पति जगदीश ठहरे हुए थे। वहां दुख बांटने का एक ग्रुप चल रहा था। धनवंत छिपकर अपनी पति की बातें सुनती है। जगदीश रोते हुए बोलता है, मेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। पहले जब मैं पीता था तो मेरी पत्नी मुझे रोकती थी, डांटती थी, लेकिन बेटे की मौत के बाद उसने मुझे टोकना ही छोड़ दिया। उसकी खामोशी मुझे मार रही है। ये सुनकर धनवंत को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्हें अपने पति का साथ देना चाहिए था। अमरपाल इस केस की फाइलें नए ऑफिसर को सौंपने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी नजर अरुण के पिता रमेश कुमार के फोटो पर पड़ती है। उसे याद आता है कि स्टेशन पर जिस पागल आदमी को पुलिस पकड़कर लाई थी उसकी शक्ल इस फोटो से मिलती है। अमरपाल उस आदमी के पास जाता है पर वो दिमागी तौर पर बीमार है और कुछ बोल नहीं पा रहा। अमरपाल उस आदमी को लेकर जेल में बंद अरुण के पास जाता है। अपने पिता को जिंदा देखकर अरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत खुश होता है कि उसके पिता उस आग में नहीं मरे थे। अमरपाल उस आदमी को लेकर अब विशाल के सामने खड़ा कर देता है। विशाल बताता है कि ये रमेश सालों से मेरे घर के अंदर काम कर रहा था, लेकिन एक हफ्ते पहले ही मैंने इसे काम से निकाल कर भगा दिया था। तभी अमरपाल के दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचता है कि अगर विशाल ने रमेश को बेइज्जत करके घर से निकाला था तो क्या रमेश ने ही बदला लेने के लिए विशाल के बहन काव्या का मर्डर कर दिया। रमेश की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए शक और गहरा हो जाता है। अमरपाल उस पागल आदमी को लेकर विशाल के घर पहुंचता है। यहाँ फ्लैशबैक में उस रात की पूरी सच्चाई दिखाई जाती है। दरअसल जब काव्या और सिद्धू का झगड़ा हुआ था और सिद्धू चला गया था, उसके कुछ देर बाद शंकर भी वहां से निकल गया था। उसी बीच रमेश वहां पहुंचा। विशाल ने उसे घर से निकाल दिया था, पर दिमागी हालत ठीक न होने के कारण उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो वापस उसी घर में आ गया। काव्या ने उसे देखा और चिल्लाकर बाहर जाने को कहा। बहस के दौरान रमेश ने उसे जोर से धक्का दे दिया जिससे काव्या का सिर टकराया और उसकी मौत हो गई। रमेश मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए उसने खून के धब्बे भी साफ नहीं किए और वहां से चला गया। जब काव्या की माँ रमेश को कोसती है तो पुलिस उसे आईना दिखाती है। 20 साल तक तुमने इसे जानवर बनाकर कैद रखा, इसलिए आज ही ऐसा बन गया है। इसकी इस हालत और अपनी बेटी की मौत की जिम्मेदार तुम और तुम्हारा बेटा ही हो। इधर अमरपाल की भाभी की डिलीवरी का समय आ जाता है। अमरपाल का भाई डर जाता है और अमरपाल को फोन करता है। अमरपाल तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। जब नर्स बोलती है बच्चे के पिता को बुलाओ तो अमरपाल खड़ा होता है, पर तभी भाई बोलता है नहीं, मैं पिता हूँ, और आगे बढ़ जाता है। अब जंग ने भी बच्चे और अपनी पत्नी को अपना लिया है। फिर हॉस्पिटल में सिल्की आती है और अमरपाल के बगल में बैठती है। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फिर से साथ हो जाते हैं। इधर इंस्पेक्टर धनवंत अपने बेटे की यादों वाली उस मैकेनिक को दे देती है और अपनी पुरानी यादों का बोझ उतार देती है। तभी उसके पति जगदीश का फोन आता है और दोनों के बीच सुलह की उम्मीद जागती है। अरुण और उसके पिता रमेश एक ही जेल के सेल में होते हैं। अरुण दुखी तो है, पर उसे इस बात का सुकून है कि उसके पिता जिंदा हैं और उसके साथ हैं। कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी यही दिखाती है कि कैसे पुराने राज और नफरत जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सच और माफी से सब कुछ फिर से जुड़ सकता है। खैर, कहानी यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।